सुप्रभात। नमस्कार सभी को। मेरा शुभ परिचय, मैं सहायक प्राध्यापक योगेश पटेल, कला संकाय, हिंदी विभाग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, धामनोद, जिला धार, मध्य प्रदेश। आज का प्रसंग है विराम चिन्ह। आज विराम चिन्ह के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि विदित है, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट एवं भावपूर्ण हो जाती है। देखो, हम जब किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उस समय हमें कहीं ना कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो भी हम बात रखते हैं या जो भी लिखते हैं वो सामने वाले को समझ में आती है, वो स्पष्ट होता है, उसका भाव भी समझ में होता है, पूर्ण होता है। वैसे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही बात है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैंने एक वाक्य लिखा है क्रमांक 1। इसमें देखिए, अब रोको मत जाने दो। इसमें मैंने कहीं पर भी कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाया है। रोको मत जाने दो, तो इससे क्या होता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। रोको मत जाने दो। वैसे क्रमांक 2 में शब्द वही है, तीनों में देखिए आप, रोको मत जाने दो, शब्द एक जैसे हैं, समान हैं, लेकिन चिन्ह का यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है। जो दूसरा वाक्य है उसमें मैंने क्या लिखा है, रोको के बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा। कैसे? रोको मत जाने दो, अर्थात ये वाक्य क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है कि रोको मत जाने दो। वैसे तीसरे वाक्य में क्या किया हमने, इस चिन्ह का प्रयोग रोको के बाद, रोको की जगह कहाँ लगा दिया, मत के बाद में लगा दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे अब, रोको मत जाने दो, अर्थात यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने देखा, एक छोटे से चिन्ह को लगाने से या उसको हटाने से कैसे वाक्य में परिवर्तन हुआ। हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला चिन्ह होता है पूर्ण विराम। ये देखो, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने उसको खड़ी रेखा के रूप में खींचा है और अधिकतर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। आप सब भी करते हैं, करते होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब वाक्य पूर्ण या पूरा हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम कोई सा भी बात करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो जब वाक्य पूरा होता है तो उस वाक्य के पूरे होने के बाद में उसके अंत में क्या करते हैं, हम इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लग। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, तो अंत में क्या आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। वैसे ही क्रमांक 2 में आता है, अगला चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। वो किस प्रकार से होता है देख लीजिए आप। यहाँ पर मैंने लगाया है और आप सभी लगाते भी हैं, लेकिन नाम नहीं पता है, उसके अर्थ नहीं पता है कि क्या क्यों लगाते इसको। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसकी परिभाषा है, जहाँ पर थोड़ी देर, मतलब अल्प विराम, अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। तो जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, राम के बाद में मैंने अल्प विराम चिन्ह लगा, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। कैसे? राम, सीता और लक्ष्मण वन गए। तो स्पष्ट है। क्रमांक 3 में आता है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम कैसे लगाते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है और नीचे इस प्रकार का कॉमा, अल्प विराम जैसे। तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जहाँ पर पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। और इसका एक प्रयोग कहाँ पर होता है, जब व्यक्ति के पास एक से अधिक डिग्री होती है तो उन डिग्रियों को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है MA PhD। क्रमांक 4 अगला चिन्ह आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। वो किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से देख लीजिए आप, आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग भी आप अधिकांश करते हैं।
और इसकी परिभाषा है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से कोई जिज्ञासा रहती है हमें या कुछ पूछते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब यहाँ पर जिज्ञासा है, मुझे जानने की इच्छा है। तो अंत में क्या होगा, जहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हो तो उसके अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो स्पष्ट है। क्रमांक 5, अगला चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये किस प्रकार से होता है, एक खड़ी लाइन होती है और नीचे एक बिंदु होती है, इस प्रकार से। तो इसकी परिभाषा है, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर कोई विस्मय हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, घृणा हो, क्रोध हो आदि चीज़ें जहाँ पर भी हो तो उसका बोध कराने के लिए, उसको ज्ञात कराने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये वाक्य है, अगर ये चिन्ह नहीं होता तो इसको कैसे पढ़ते, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये गलत है, लेकिन इस चिन्ह के आने से क्या हुआ, यहाँ पर आश्चर्य है, तो इसको कैसा पढ़ेंगे हम, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जैसे दूसरे इसमें देखो, साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। वैसे तीसरा उदाहरण भी मैंने लिखा है, मतलब आश्चर्य करने के लिए, क्रोध करने के लिए, तो इसको कैसा पढ़ेंगे हम, अरे तुम क्या कर रहे हो। तो स्पष्ट है, विस्मय आदि बोधक, जहाँ पर आश्चर्य, विस्मय हो, घृणा हो, हर्ष हो, क्रोध हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना। मतलब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम आपस में शब्दों को जोड़ते हैं। जोड़ते मतलब एक साथ बोलते हैं। तो परिभाषा स्पष्ट है, इस चिन्ह का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये माता पिता मैंने लिखा है तो इसके बीच में क्या लगाया मैंने, ये योजक चिन्ह लगाया। तो जहां पर भी इस प्रकार के जब शब्द आते हैं उसके बीच में जब योजक चिन्ह आते तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको हम एक साथ बोलते हैं। कैसे बोलेंगे इसको, माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, मान मर्यादा, ऐसे अनेक अनेक शब्द आपने देखे होंगे। अगला चिन्ह आता है निर्देशक चिन्ह। यह इस प्रकार से होता है, देख लीजिए आप। इसकी परिभाषा है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, संवादों को लिखने के लिए, मतलब जब आपस में कोई चर्चा करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रमेश, मतलब रमेश और महेश दो व्यक्तियों के नाम हैं। तो यहाँ पर रमेश कुछ कह रहा है, तो देखिए रमेश के बाद मैंने यहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह लगाया है। तो कैसा पढ़ेंगे, रमेश पूछ रहा है तुम कहाँ रहते हो, किससे पूछ रहा है, महेश से पूछ रहा है। तो महेश फिर बोल रहा है मैं धामनोद रहता हूँ। वैसे ही कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा, यहाँ पर मैंने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। क्या कहा, हिंसा मत करो। तो समझ में आया, जहां पर कुछ संवादों को लिखने के लिए कुछ कहना हो, बोलना हो, बताना हो तो निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। क्रमांक 8 में आता है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह अधिकतर आपने गणित में इसका प्रयोग होते हुए देखा होगा, लेकिन हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा है, किसी विशेष शब्द को वाक्य में सरलीकृत करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मतलब हम कोई सा वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में कुछ ऐसा कठिन शब्द आ गया है, मतलब विशेष शब्द आ गया है, तो उस विशेष शब्द को सरल करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, ध्यान से देखें। नाव से समुद्र पार करना दुस्तर कार्य है। अभी जो दुस्तर लिखा है ये थोड़ा विशेष शब्द है, इसका अर्थ हर कोई नहीं जानता कि दुस्तर का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको सरल बनाने के लिए यहाँ पर कोष्टक में, ये देखिए आप, कठिन लिखा है मैंने, तो कोष्टक में लिखा है तो इससे स्पष्ट होता है कि नाव से समुद्र पार करना दुस्तर मतलब कठिन कार्य है। अगला चिन्ह आता है क्रमांक 9 में हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। ये किस प्रकार से होता है, देख लीजिए। इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। इसकी परिभाषा है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है
तो छूटे हुए शब्द को यथास्थान दर्शाने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जब हम कोई सा वाक्य लिखते हैं तो उसमें कोई सा शब्द छूट गया तो उस शब्द को यथास्थान मतलब उसकी जगह दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम हंस पद का प्रयोग या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये एक वाक्य लिखा है, तुलसीदास रामचरितमानस लिखा। तो यहाँ पर जो ने है ये छूट गया, तो इसको यथास्थान दर्शाने के लिए मैंने देखो यहाँ पर यह हंस पद का प्रयोग किया है, ये चिन्ह लगाया है और ऊपर मैंने क्या कर दिया है, जो शब्द छूट गया था, अक्षर छूट गया था, उसको लिख दिया। तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। वैसे ही दूसरे उदाहरण में भी देख लीजिए, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो इसमें ये शब्द छूट गया था तो उसको यथास्थान दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर भी हंस पद का प्रयोग किया है। इसको कैसा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्रमांक 10 अगला चिन्ह आता है रेखांकन चिन्ह। ये किस प्रकार से होता है, ये लाइन होती है, रेखा होती है। देख लीजिए आप, यहाँ पर स्पष्ट है, ये मैंने यहाँ पर लगाया है। इसकी परिभाषा है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। मतलब जब हम कोई सी कहानी हो, निबंध हो या कोई से भी प्रसंग को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई से ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रेखांकन कर लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा रेखांकन क्या होता है। तो अंडरलाइन से आपको स्पष्ट होता होगा कि हम ऐसे कुछ शब्द आते तो उसको क्या कर लेते हैं, हम रेखांकन कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, तो जो पहला शब्द है ये क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसको मैंने क्या कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। देख लीजिए आप, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो गोदान क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है। क्रमांक 11 अगला चिन्ह आता है लाघव या संक्षिप्तक। इसके दोनों नाम हैं, उसको किस प्रकार से लगाते हैं देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर लगाया है। और इसकी परिभाषा है, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने कई बार किया होगा और करते भी हैं। मैं यहाँ पर उदाहरण लिखा है मैंने, देख लीजिए आप। जैसे म और प्र, म के बाद में मैंने यहाँ पर लाघव चिन्ह लगाया, प्र के बाद में भी लाघव चिन्ह लगाया। मतलब ये क्या है, संक्षिप्तक रूप है ना, संक्षिप्त रूप में लिखा है। इसका पूरा क्या होगा, मध्य प्रदेश। वैसे ही इधर देख लीजिए, क्र के बाद में लाघव चिन्ह, प्र के बाद में लाघव चिन्ह, ओ के बाद में लाघव चिन्ह। इसको हम यदि पूर्ण रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कृपया पृष्ठ उल्टिए। अगला चिन्ह आता है उद्धरण चिन्ह। आपने देखा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने लगाया है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। एक सिंगल भी आता है, एक उसे हम कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। वो इस प्रकार से आता है। इसकी परिभाषा है, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, उदाहरण देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा आपको। तुलसीदास ने कहा, तो ये तुलसीदास का क्या है, वाक्य, तो इसको हम ज्यों का त्यों रखने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये मैंने फिर यहाँ से बंद कर दिया है, तो स्पष्ट है। उसके बाद में आता है क्रमांक 13 में समाप्ति सूचक चिन्ह। ये देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। इस चिन्ह का, इसकी परिभाषा है, इस चिन्ह का प्रयोग लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई सी कहानी हो, कविता हो या फिर कुछ भी हो, पुस्तक लिखते हैं, तो उसमें जब वो समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब उसमें हम समाप्त होने की सूचना देते हैं, वो बोध कराता है। तो आइए, मुझे आशा है आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और शासन के निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।